प्रिय छात्रों, आज हम यहाँ पर कक्षा 11वीं के लिए तलपट पढ़ेंगे। तलपट के पहले आपने रोजनामचा और खाता बही की प्रविष्टियाँ भी पढ़ी होंगी। जर्नल एंट्रीज इसके पहले आपने की हुई हैं। आज हम यहाँ पर तलपट पढ़ेंगे और तलपट में जैसा कि आप जानते हैं कि खाता बही के शेषों को इसमें लिया जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं तलपट। छात्रों, आज के हमारे मुख्य बिंदु हैं तलपट और अशुद्धियों का संशोधन। इसमें हम आज देखेंगे तलपट क्या है, तलपट की परिभाषा, तलपट का प्रारूप, इसके एक दो उदाहरण भी देखेंगे और अशुद्धियों का शोधन कैसे किया जाता है यह भी इन स्लाइड्स में हम देखेंगे आज। और अंत में मैं आपको गृह कार्य भी दूंगा। तो बच्चों, जैसा कि आपने इसके पहले लेखांकन के आधार, लेखांकन के सिद्धांत, लेन देनों का लेखा करना सीखा, बही खाता एवं लेखा कर्म के सिद्धांतों के अनुसार आपने जर्नल बनाना सीखा था। जर्नल की आपने जर्नल एंट्रीज देखी थी, उनसे आपने खाता बही बनाना भी सीखा था। और वहाँ आपने ये भी देखा था कि खाते 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपको याद होगा? व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और नाम मात्र का खाता। ये खाता बही के सिद्धांतों पर आधारित है और इसी के आधार पर हम यहाँ पर तलपट बनाते हैं खाता बही के शेषों से। तो लेखांकन में पहली अवस्था तलपट है। लेखांकन में पहली अवस्था क्या है? जर्नल है। दूसरी अवस्था है खाता बही और तीसरी अवस्था होती है अंतिम खाते। अब इसमें बीच में तलपट कहाँ से आ गया? तो प्रिय छात्रों, खाता बही एवं अंतिम खातों के बीच एक कड़ी और होती है जिसको कि तलपट कहते हैं। तलपट जो है एक विवरण होता है जिसे कि हम खाता बही के शेषों से बनाते हैं। अब देखिए, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, तलपट खाता नहीं है बल्कि खातों के शेषों की सूची है। तलपट खाता बही के शेषों की वह सूची है जिसके दोनों पक्ष डेबिट एवं क्रेडिट का योग बराबर होने से यह प्रमाणित हो जाता है कि प्रत्येक लेन देन की दोनों पक्षों में खतौनी हो चुकी है तथा खाता बही में कोई गलती नहीं है। तलपट जो है हमें कुल लेनदार एवं कुल देनदार का पता बताता है कि हमारे कितने लेनदार हैं, कितने देनदार हैं। अर्थात इसमें प्रत्येक खाते का सारांश होता है और यह एक निश्चित तिथि को बनाता है। और तीनों प्रकार के खातों के शेष तलपट में दिखाए जाते हैं। तीनों प्रकार के खाते जैसे अभी बताया हमने आपको, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और नाम मात्र का खाता, तीनों के शेष तलपट में दिखाए जाते हैं। अब देखिए तलपट की परिभाषा। आपको परीक्षा में एक प्रश्न आता है 2 नंबर का, तलपट का अर्थ बताइए, वो परिभाषा दीजिए। तो वहाँ पर आपको एक परिभाषा लिखनी है। इसमें ये बाटली बाय महोदय की एक परिभाषा बहुत अच्छी परिभाषा है जिससे कि तलपट का पूरा अर्थ भी स्पष्ट होता है। तलपट खाता बही के डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष के शेषों को लेकर तैयार किया गया एक विवरण है जिसका उद्देश्य खाता बही की गणित संबंधी शुद्धता की जांच करना है। क्लियर हुई बच्चों तलपट की परिभाषा? अब हम आगे देखते हैं तलपट बनाने के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में हम देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत का पालन करना। तलपट बनाने का सबसे पहला उद्देश्य है कि डबल एंट्री सिस्टम का
पालन यहाँ पर होना चाहिए। दूसरा इसका उद्देश्य है गणित संबंधी शुद्धता की जांच करना। तीसरा उद्देश्य है त्रुटियों का पता लगाना, मतलब हमने अगर खाता बही बनाने में कोई गलती करी है तो वो हमें इससे तलपट बनाने से पता चल जाती है। और इसके बाद एक और उद्देश्य होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि तलपट जो है अंतिम खाते बनाने के पहले बनाया जाता है। तो अंतिम खाते तैयार करने के लिए सूचनाएं प्रस्तुत करने का काम तलपट का है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि अंतिम खाते आप तभी बना सकते हैं जब आपके पास तलपट के रूप में पूरी सूचनाएं उपलब्ध होंगी। अब देखिए, ये एक तलपट का फॉर्मेट यहाँ पर दिखाया गया है आपको। इस फॉर्मेट में लगभग सभी मदें आ जाती हैं। इसमें 4 कॉलम हैं। सबसे पहला खाता है, जिसमें कि मदों का शीर्षक होता है, खाता शीर्षक बोलते हैं इसको। फिर लेज़र फोलियो का एक कॉलम होता है। जैसा कि आप जानते हैं लेज़र फोलियो क्या होता है। लेज़र फोलियो मतलब खाता बही के किस पृष्ठ पर संबंधित खाता है। जैसे यहाँ देखिए पूंजी खाता, ये लेज़र के किस पृष्ठ पर बनाया हुआ उसका पृष्ठ नंबर यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद नामे और जमा 2 शेषों के कॉलम हैं। तो इसमें इस इस प्रारूप में हमको ये देखना है कि कौन से खाते का कौन सा शेष होता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि पूंजी खाते का जमा शेष होता है, विक्रय खाते का जमा शेष होता है, क्रय वापसी खाते का भी जमा शेष होता है, जितने भी ऋण होते हैं उनका भी जमा शेष होता है, देय बिल होते हैं उनका भी जमा शेष होता है, लेनदार होते हैं उनका भी जमा शेष होता है, और अगर ग्राहकों से कोई राशि एडवांस प्राप्त हुई है तो वो भी जमा शेष में आती है। तो इस तरह से हमने जमा शेष के लगभग पूरे खाते यहाँ पर देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि नामे शेष के कौन कौन से खाते हैं। तो सबसे पहला इसमें जितनी भी संपत्तियाँ होती हैं, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश इन हैंड, बैंक में रोकड़, देनदार, वेतन, ये सब मदें इनके नामे शेष होते हैं। कुछ और मदें दी हुई हैं दूसरे पेज पर, उपकरण, फर्नीचर, फिक्सचर, प्राप्ति विपत्र, कच्चे माल का स्टॉक, पक्के माल का स्टॉक। देखो, आप जानते हो कि कच्चा माल क्या होता है। किसी भी व्यापार में जब कोई वस्तु बनाई जाती है उसके लिए जितना भी जो उसका रॉ मटेरियल है वो उसका भी एक अलग स्टॉक होता है, और बने हुए माल का एक अलग स्टॉक होता है। तो इसलिए इसको 2 भागों में बांटा गया है, कच्चे माल का स्टॉक और पक्के माल का स्टॉक। फिर इसमें विक्रय वापसी होती है। विक्रय वापसी आप जानते हो कि जो बेचा हुआ माल वापस आता है तो विक्रय वापसी होती है, इसका भी नामे शेष होता है। आहरण भी आप जानते हो कि व्यापार से अगर कोई राशि व्यापारी अपने काम के लिए निकालता है तो वो आहरण कहलाता है। फिर इसके बाद भूमि भवन है, जो कि संपत्ति है। ब्याज का भुगतान, अगर किसी को ब्याज का भुगतान किया है तो वो एक खर्चा है, आवर्ती व्यय है, तो उसको भी यहाँ पर लिखा जाता है। क्रय, जितना भी माल खरीदा जाता है वो क्रय है। ढुलाई, मजदूरी आदि, ये सब इनके नामे शेष होते हैं। तो ये हमने देख लिया तलपट का प्रारूप। अब तलपट बनाने की कुछ विधियां हैं, इनको देखते हैं। जैसे कि तलपट को तैयार करने की 3 विधियां हैं। योग विधि, दूसरा शेष विधि, और तीसरा है योग एवं शेष विधि। लेकिन यहाँ पर एक बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि हम केवल शेष विधि से तलपट बनाना सीखेंगे यहाँ पर। बाकी 2 विधियों की चर्चा भी यहाँ पर करेंगे, लेकिन आपको जो पढ़ाई करनी है, जो सवाल करने हैं, वो केवल शेष विधि से ही करने हैं। योग विधि में क्या होता है कि खाता बही के जितने भी खातों के योग होते हैं उनको उठाया जाता है और उनसे ये तलपट बनाया जाता है। शेष विधि से तलपट बनाने का, इसके अंतर्गत खाता बही में खोले गए प्रत्येक खाते का शेष निकाला जाता है। खाते के जिस पक्ष का शेष अधिक होता है, तलपट में उसे उस खाते के सम्मुख उसी पक्ष में राशि को लिख देते हैं। नामे एवं जमा का योग बराबर होता है तो उस खाते को तलपट में नहीं लिखते हैं। अगर किसी खाते का नामे और जमा दोनों शेष बराबर हैं तो उसको तलपट में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वो क्रॉस हो जाते हैं और उनका महत्व खत्म हो जाता है। दोनों पक्षों का योग बराबर आता है तो खाता बही की खतौनी सही मान ली जाती है। तो ये हो गई शेष विधि द्वारा तलपट बनाना। इसके बाद तीसरी विधि है योग एवं शेष विधि द्वारा। इसमें दोनों विधियों से तलपट बनाया जाता है।
फिर उसे कंपेयर किया जाता है, देखा जाता है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर शेष विधि जो है वो उपयोगी है यहाँ पर। अब देखिए एक उदाहरण यहाँ पे देते हैं, इससे हमको तलपट तैयार करना है। जैसे कि इस उदाहरण में कुछ मदें दी हुई हैं। रोकड़ खाता 3105 रुपये। अब जैसे ही आपको ये मदद देखते हैं तो आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए कि तलपट के प्रारूप में रोकड़ खाते का हमने कौन सा शेष लिखा था। तलपट खाते में रोकड़ खाता 3105 रुपये आया है, इसका हमेशा नामे शेष होता है। क्रय खाते का हमेशा नामे शेष होता है। विक्रय खाते का हमेशा जमा शेष होता है। पूंजी खाते का भी जमा शेष होता है। देनदार का नामे शेष होता है। लेनदार का जमा शेष होता है। कमीशन प्राप्त हुआ है तो जमा शेष होगा। वेतन 400 रुपये नामे शेष, विविध व्यय नामे शेष। तो इस तरह से हमने इसको क्लासीफाइड कर दिया है। अब हम इसका सवाल बनाते हैं अगली स्लाइड में। ये देखिए तलपट का प्रारूप बनाया है यहाँ पर। तलपट के प्रारूप में सबसे पहले वो दिनांक लिखी जाती है जिस दिनांक को ये तलपट बनाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर तलपट 31/12/19 को बनाया जा रहा है। खाता शीर्षक, लेजर फोलियो, नामे और जमा, ये 4 कॉलम बनाए हैं। अब देखिए हम सबसे पहले हमने जो तलपट के लिए जो हमारी जानकारी थी कि रोकड़ को कहाँ लिखा हमने, नामे शेष में 3105 रुपये। क्रय 10,000 रुपये नामे शेष में लिखा। विक्रय 7,955 रुपये जमा शेष में लिखा। पूंजी 3,600 रुपये जमा शेष में लिखा। देनदार 5,000 रुपये नामे शेष में लिखा। लेनदार जमा में 6,900 रुपये लिखा। कमीशन प्राप्त जमा पक्ष में 350 रुपये लिखा। वेतन नामे पक्ष में 400 रुपये लिखा और विविध व्यय के 300 रुपये भी नामे शेष में लिखे। अंत में दोनों का योग किया जो कि बराबर आया 18,805। इसका मतलब हमारा तलपट सही है। अब देखिए यहाँ पर तलपट के मिलान का महत्व क्यों है। ये जो हमने शेष मिलाया दोनों का बराबर किया, इसके मिलान का महत्व क्यों है, इसके कुछ कारण हैं। देखिए इसमें लेखाकार के लिए महत्वपूर्ण होता है कि तलपट का मिलान हो जाए। सामान्यतः मिलान हुए तलपट का अर्थ है कि नामे और जमा दोनों ओर की प्रविष्टियां सही की गई हों। हालांकि तलपट का मिलान खातों की शुद्धता का संपूर्ण प्रमाण नहीं होता। एक मिलान किया हुआ तलपट कुछ हद तक यह सिद्ध करता है कि खाता बही में खतौनी गणितीय रूप से शुद्ध हुई है। यदि तलपट नहीं मिलता है तो खातों का परीक्षण कर सुधार कर लिया जाता है। यदि तलपट नहीं मिलता है तो क्या होता है, खातों का परीक्षण किया जाता है और उसमें सुधार कर लिया जाता है। तो ये तो हो गया तलपट के मिलान का महत्व। प्रत्येक लेखापाल तलपट इसलिए बनाता है कि उसका तलपट का योग मिल जाए। योग मिलना बहुत ही आवश्यक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अशुद्धियों का संशोधन। यदि मान लो तलपट नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ अशुद्धियां हैं, कुछ गलतियां हुई हैं लेखापाल से। अब वो अशुद्धियां किस प्रकार की हैं, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। अशुद्धियों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। अशुद्धियां जो हैं 4 प्रकार की होती हैं। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपको अशुद्धियां पकड़ में नहीं आएंगी तो आप तलपट नहीं बना सकते और तलपट को सुधार नहीं सकते हो। इसलिए यहाँ पर अशुद्धियों के प्रकार को ठीक से समझना जरूरी है। इसके उदाहरण भी आगे हम देखेंगे अगली स्लाइड में। तो अशुद्धियों के 4 प्रकार होते हैं। पहला है लेख अशुद्धियां, दूसरा है लोप अशुद्धियां, तीसरा है क्षतिपूरक अशुद्धियां, चौथा है सैद्धांतिक अशुद्धियां। अब इनको थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि ये क्या है। देखिए लेख अशुद्धियां वो होती हैं जहां पर कि लेन देन की गलत खतौनी या खातों के गलत योग, गलत शेष या सहायक बहियों से गलत योग ट्रांसफर करना प्रारंभिक लेखा पुस्तक में गलत अभिलेखन से होती हैं। जैसे कि अगर मान लो 25,000 रुपये किसी को दिए हैं और लेखापाल ने उसे 2,500 रुपये लिख दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, सीधे सीधे 22,500 का अंतर आ जाएगा खाते में। ये कहलाती है लेख अशुद्धि। दूसरा होता है लोप अशुद्धियाँ। लोप अशुद्धियाँ प्रारंभिक लेखे की बहियों में लेखन के समय अथवा खाता बही में खतौनी के समय हो जाती हैं। जैसा कि इसके नाम से ही आप देख रहे हैं, लोप अशुद्धियाँ मतलब गायब हो जाने वाली अशुद्धियाँ हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं, जो पूरी तरह गायब हो जाएं मतलब पूर्ण लोप, और जो आंशिक रूप से गायब हो जाएं वो आंशिक लोप अशुद्धियाँ कहलाती हैं।
जब कोई लेन देन खतौनी करने से पूरी तरह छूट जाता है तो इसे पूर्ण लोप अशुद्धि कहते हैं। जब एक लेन देन की प्रविष्टि बहियों में होने से आंशिक रूप से रह जाती है तो यह आंशिक लोप अशुद्धि कहलाती है। अब दूसरा देखते हैं क्षतिपूरक अशुद्धियां क्या होती हैं। जब दो या दो से अधिक अशुद्धियां इस प्रकार हो जाती हैं कि इनका प्रभाव खातों के नामे पक्ष और जमा पक्ष पर नहीं पड़ता है, अर्थात जैसा कि आप जानते हैं कि खाते में दो पक्ष होते हैं, एक नामे पक्ष होता है और एक जमा पक्ष होता है। तो दोनों अशुद्धियां, अगर मान लो ये एक ऐसी अशुद्धि है जो दो प्रकार से खाते को प्रभावित कर रही है। आप जानते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में किसी भी व्यवहार की एंट्री दो जगह होती है। तो संयोगवश क्या होता है, एक अशुद्धि दूसरी अशुद्धि के प्रभाव को नष्ट कर देती है। परिणाम स्वरूप तलपट मिल जाने पर भी ये अशुद्धियां रह जाती हैं। ऐसी अशुद्धियां क्षतिपूरक अशुद्धियां कहलाती हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, क्षतिपूरक अर्थात एक दूसरे की क्षति को पूर्ति कर देती हैं, इसलिए इनको क्षतिपूरक अशुद्धियां कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्याज खाता 100 रुपए से कम नामे हो गया तथा राम का खाता 100 रुपए से कम जमा हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक अशुद्धि ने दूसरे की क्षतिपूर्ति कर दी और तलपट इससे प्रभावित नहीं होगा क्योंकि तलपट का टोटल तो बराबर होगा। एक जगह 100 रुपये कम हो गया, दूसरी जगह 100 रुपये ज्यादा हो गया, तो ये क्षतिपूरक अशुद्धि कहलाती है। अगला होता है यहाँ पर सैद्धांतिक अशुद्धियां। लेखांकन प्रविष्टियां सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार की जाती हैं। यदि इन सिद्धांतों का उल्लंघन हो तो जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें सैद्धांतिक अशुद्धियों के रूप में जाना जाता है। सैद्धांतिक अशुद्धियां पूंजीगत और आयगत के रूप में व्ययों अथवा प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण के कारण भी हो सकती हैं। जैसे मान लो जो पूंजीगत मद है, अगर आपने उसको आगमगत में लिख दिया या आयगत में लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह आपने जो आवर्ती व्यय हैं, आयगत व्यय हैं, आगमगत व्यय हैं, उनको अगर आपने पूंजीगत मान करके चिट्ठे में लिख दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। इससे आपके दोनों खाते गलत हो जाएंगे और उनका शेष कभी नहीं मिलेगा, योग कभी नहीं मिलेगा। तो आयगत के रूप में व्ययों अथवा प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण के कारण ये अशुद्धियां होती हैं। इन्हें सैद्धांतिक अशुद्धियां कहते हैं और इनका प्रभाव वित्तीय विवरण पर पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, वित्तीय विवरण अर्थात चिट्ठे पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब इन अशुद्धियों को ज्ञात कैसे किया जाता है, यह स्लाइड में देखिए। यदि तलपट का मिलान नहीं हो पाता है तो जैसे लेखापाल ने तलपट मिलाया, पूरी मदें लिख दी उसने अपने तरफ से, और उसके बाद जब टोटल किया डेबिट का और क्रेडिट का तो टोटल नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, लेखाकार को अशुद्धियां ढूंढने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। तब क्या करना चाहिए उसको देखिए। पहला, उसको तलपट के नामे पक्ष और जमा पक्ष के योग को दोबारा से चेक करना चाहिए। हो सकता है उससे टोटल करने में गलती हो गई, तो अगर वो दोबारा से इसको करेगा तो हो सकता है वो सही हो जाए। अगर दोबारा भी सही नहीं हो रही है तो तीसरी बार करके देखिए, हो सकता है उसने 2 बार गलती की हो, तीसरी बार सही हो जाएगा। फिर उसके बाद तलपट में दर्शाए गए खाते के शीर्षक की और राशि की खाता बही में दर्शाए गए खाते शीर्षक और राशि की तुलना करना। मतलब आपने खाता बही में जो खतौनी करी है वहां जाकर के राशि की तुलना करना, जिससे कि सम्मिलित किए गए या निकाले गए खातों की जांच की जा सके, तथा यह भी देखें कि राशि में अधिक अंतर है जिसकी ना तो आशा की जाती है और ना ही बताया गया है। मतलब वो देखने से समझ में आ जाता है कि अगर अधिक अंतर होगा तो पकड़ में आ जाएगा वो। खाता बही में दोबारा जोड़ करके देखें और शेष को पुनः निकालें और शेष की जांच करें कि वो शेष सही निकला था कि नहीं खाता बही से, क्योंकि तलपट हम कहाँ से बनाते हैं, खाता बही के शेष से बनाते हैं। तो इसलिए खाता बही के शेष आपके अगर सही होंगे तो तलपट के गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी। यदि नामे पक्ष और जमा पक्ष कॉलम के मध्य का अंतर 2 से विभाजित हो जाता है तो संभावना है कि अंतर के आधे के बराबर की राशि की खतौनी दूसरे खाते में गलत पक्ष की ओर कर दी गई हो। जैसा कि आप जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट पक्ष में जो अंतर होता है, अगर मान लो वो अंतर 200 रुपये का है तो ये 2 से विभाजित हो रहा है,
तो संभावना है कि अंतर के आधे के बराबर की राशि मतलब 100 रुपए की खतौनी दूसरे खाते में गलत पक्ष की ओर कर दी गई हो। इसका डबल इफेक्ट पड़ता है, 100 रुपए का वो दोगुना होकर 200 रुपए का अंतर दिखाने लग जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि तलपट के नामे पक्ष का योग 1500 रुपए से अधिक है तो यह हो सकता है कि 750 रुपए की जमा मद की खतौनी गलती से नामे मद में कर दी गई हो। इस प्रकार की अशुद्धियों को ज्ञात करने के लिए लेखापाल को 750 रुपए वाली सभी मदों की जांच करना चाहिए। एक जो कुशल लेखापाल होता है वो इस गलती को तुरंत पकड़ लेता है। तो लेकिन हमें पहले से ज्ञान होना चाहिए कि गलती किस प्रकार की है। आपने गलतियों के 4 प्रकार यहाँ पर देख लिए। अब यदि अंतर 9 से विभाजित होता है तो गलत अंकों के क्रम बदलने के कारण भी गलतियां हो सकती हैं। अब जैसे मान लो आपका अंतर आया 45 रुपए, 45 रुपीज, ये 9 से विभाजित है, 9 पना 45। उदाहरण के लिए 459 रुपए की नामे शेष की राशि की खतौनी 954 रुपए हो गई हो तो तलपट में नामे एवं जमा योग में 495 रुपए का अंतर होगा जो कि 9 से पूर्णतया विभाजित होगा। इसे देखकर पकड़ा जा सकता है। एक कुशल लेखापाल इस अंतर को तुरंत पकड़ लेता है क्योंकि वो कई बार इस चीज को करते रहता है, उसके अभ्यास में ये आ जाता है, उसको देखने से गलती पता चल जाती है। नए लेखापालों से ये गलतियां होती हैं अक्सर। कई बार दशमलव की गलत व्यवस्था के कारण भी त्रुटि की जांच भी इस विधि से की जा सकती है। दशमलव की गलत व्यवस्था के कारण भी ऐसा होता है। लेकिन आजकल बच्चों आप जानते हो कि अकाउंटिंग भी पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड हो गई है और टैली सॉफ्टवेयर के आ जाने से ऐसी गलतियां बहुत कम होती हैं और प्राय नहीं होती हैं ऐसी गलतियां, क्योंकि कंप्यूटर को आप जो कमांड देते हो वो उस चीज़ को करता है। अभी आपको 11वीं में कंप्यूटर से किस तरह हम लेखे बनाते हैं इसकी भी चर्चा अगले पाठ में की जाएगी। अब देखिए अशुद्धियों का संशोधन कैसे किया जाए। ये तो पता लगा लिया लेखापाल ने कि अशुद्धि हुई है। अब अशुद्धि हो गई है तो उसको ठीक कैसे किया जाए, उसके लिए ये स्लाइड है। संशोधन के संदर्भ में अशुद्धियों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, ऐसी अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं, और दूसरा ऐसी अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित करती हैं। तो पहला देखते हैं हम, जो अशुद्धियां तलपट को प्रभावित नहीं करती उनका प्रभाव किन्हीं 2 खातों में इस प्रकार पड़ता है कि उनका संशोधन जर्नल प्रविष्टि के द्वारा किया जाता है, जबकि वे अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित करती हैं केवल एक खाते से संबंध रखती हैं तथा इस दशा में उचंत खाता अर्थात उद्धृत खाता को खोले बगैर केवल एक जर्नल एंट्री से संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों का शोधन शून्यतम प्रविष्टि के द्वारा किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक उचंत खाता नाम का एक नया शब्द आया है। तो बच्चों इसके बारे में आपको बताते हैं कि उचंत खाता या उद्धृत खाता क्या होता है। देखिए जब आप तलपट मिलाते हैं, दोनों तरफ के योगों का शेष शेष जो है उसको मिलाते हैं तो बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं कोई राशि या तो लिखने में छोड़ दी है या कोई क्षतिपूरक अशुद्धि हो गई है। काफ़ी प्रयासों के बाद भी अगर ये योग नहीं मिलता है तो एक उद्धृत खाता या उचंत खाते में इसको ट्रांसफर किया जाता है, ये जो अंतर की राशि होती है, और जब वो मिल जाता है तो इस खाते को समाप्त कर दिया जाता है। इसे उद्धृत खाता भी कहते हैं। यह एक पक्षीय अशुद्धियों के होने के कारण यदि तलपट का मिलान नहीं होता है तो लेखापाल अपने तलपट का मिलान करने के लिए अंतर की राशि को तलपट के कमी वाले पक्ष में उचंत खाते के रूप में लिख देता है। इस तरह तलपट का मिलान हो जाता है। जैसे मान लो डेबिट में 200 रुपये का अंतर आ रहा है डेबिट में, तो हम क्या करेंगे, डेबिट में उचंत खाता लिखकर वहाँ 200 रुपये लिख देंगे और तलपट का योग मिला देंगे। तो इस तरह से एक नया खाता ये तैयार हो जाता है, उचंत खाता। और जब बाद में भविष्य में वो जो 200 रुपये की गलती है वो मिल जाती है तो हम इस खाते को समाप्त कर देते हैं और उसको सही जगह उसकी एंट्री कर देते हैं। जब अशुद्धियों का निर्धारण हो जाता है और संशोधित किए जाने वाले खाते की पहचान कर ली जाती है तब उचंत खाते से संबंधित खाते में राशि स्थानांतरित कर दी जाती है। एक उदाहरण से इसको समझते हैं।
उदाहरण के पहले हम इस उचंत खाते की कुछ विशेषताएं भी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि उचंत खाता एक अस्थायी खाता होता है। उचंत खाते की बाकी डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकती है। हो सकता है क्रेडिट पक्ष का आपका योग नहीं मिल रहा हो, कम ज़्यादा हो रहा हो। भूल ज्ञात होने पर उचंत खाते को अपलेखित कर दिया जाता है। जब भूल ज्ञात हो जाती है तो इस खाते को अपलेखित कर दिया जाता है और उसको सही जगह उस राशि को पहुंचा दिया जाता है। जब तलपट का योग नहीं मिलता है तभी यह खाता खोला जाता है, अन्यथा इसका प्रश्न ही नहीं उठता। इसकी डेबिट बाकी को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में तथा क्रेडिट बाकी को दायित्व पक्ष में लिखते हैं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर उचंत खाते की डेबिट बाकी अर्थात डेबिट का शेष ज़्यादा है तो इसको हम चिट्ठे में कहाँ लिखेंगे? संपत्ति पक्ष में। और अगर क्रेडिट बाकी है तो इसको दायित्व पक्ष में लिखते हैं। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण है इसमें। निम्नलिखित अशुद्धियों को संशोधित करते हुए आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। जैसे कि इसमें 2 प्रविष्टियां यहाँ बताई हैं ताकि इससे कि उद्धृत खाते की एंट्री आपको पता चलेगी। राम से 6,500 रुपये प्राप्त किए किंतु भूल से उसके खाते के जमा में 9,500 रुपये लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर ये कौन सी अशुद्धि है? लेखे की अशुद्धि, क्योंकि यहाँ पर राशि लिखना थी 6,500 किंतु राशि कितनी लिख दी है? 9,500, मतलब 3,000 रुपये का अंतर यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? एंट्री करेंगे राम का खाता नामे 3,000 रुपये से और उचंत खाते से। अब हमको पता नहीं है क्योंकि वो राशि जो ज़्यादा एक्सेस राशि है 3,000 रुपये, उसको हम उचंत खाते में डाल दे रहे हैं अभी। तो उचंत खाते से 3,000 रुपये और इसमें हम लिखेंगे कोष्टक में राम के खाते में अधिक जमा राशि का सुधार किया गया। इसी प्रकार दूसरी एंट्री है विक्रय पुस्तक का योग 890 रुपये के स्थान पर 980 रुपये लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर योग कितना लगाना था? 890 रुपये और लगा दिया कितना? 980, मतलब 90 रुपये का अंतर आ गया उसमें। आंकड़े देखने में एक से दिख रहे हैं, हो सकता है लेखापाल को चश्मा लगता हो और उसने सही से राशि को नहीं देखा हो और इस प्रकार ये अंतर आ गया। इसकी एंट्री कैसे करेंगे? विक्रय खाते को हम डेबिट करेंगे 90 रुपये से और वो जो 90 रुपये का अंतर है उसको हम कहाँ डालेंगे? सस्पेंस अकाउंट में, उचंत खाते में डाल देंगे और समीशन में लिखेंगे विक्रय बही का योग अधिक लगने से अंतर की राशि को उचंत खाते में डाला गया। अब देखिए कुछ उदाहरण हैं जो कि हम तलपट के यहाँ पर देखते हैं। ऐसी अशुद्धियाँ जो तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं, ऐसी अशुद्धियाँ 2 या 2 से अधिक खातों में होती हैं। इन्हें संबंधित खातों को सही पक्ष में दर्शाते हुए एक जर्नल प्रविष्टि से संशोधन किया जाता है। विपरीत प्रविष्टि द्वारा गलत नामे और जमा के प्रभाव को निरस्त करना। और तीसरा पॉइंट है इस तरह की अशुद्धियों के संशोधन की प्रक्रिया को उदाहरण से समझें। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। मोहन को किए गए 10,000 रुपये के उधार विक्रय का लेखा नहीं किया गया। अर्थात मोहन को जो 10,000 रुपये का माल बेचा गया था उसका लेखा भूल गया, वो लेखापाल करना भूल गया। तो इसको हम एक प्रविष्टि से इस तरह संशोधित कर सकते हैं। मोहन का खाता डेबिट 10,000 रुपये और विक्रय खाते से 10,000 रुपये। एक सिंपल ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद मोहन को 10,000 रुपये के उधार विक्रय का लेखा 1,000 रुपये से कर दिया गया। अब लेखापाल ने यहाँ पर एक शून्य कम कर दिया गलती से। मोहन को 10,000 रुपये का उधार विक्रय किया था किंतु लेखापाल ने क्या किया? 1,000 रुपये लिख दिया राशि के कॉलम में, अर्थात वहाँ पे 9,000 रुपये का अंतर आ गया। अब देखिए यहाँ पर 1,000 रुपये करने से उसने क्या प्रविष्टि की? मोहन का खाता डेबिट किया 1,000 रुपये से और विक्रय खाते से 1,000 रुपये लिख दिए, जबकि वो कितने थे? 10,000 रुपये थे। अब सही एंट्री क्या होना चाहिए थी? सही एंट्री ये बीच वाले में दिखाई गई है आपको। मोहन का खाता डेबिट होना चाहिए था 10,000 रुपये से और विक्रय खाता क्रेडिट होना चाहिए था 10,000 रुपये से। अब मोहन के खाते को 9,000 रुपये अतिरिक्त से डेबिट किया जाएगा क्योंकि ये 9,000 रुपये कम लिखे थे और विक्रय खाते को 9,000 रुपये से जमा लिखा जाएगा और ये संशोधन प्रविष्टि इस प्रकार से होगी। मोहन का खाता डेबिट 9,000 रुपये, विक्रय खाते से 9,000 रुपये। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इसको अशुद्धियों का संशोधन कर दिया, तो ये कहलाती है अशुद्धियों का संशोधन। अब देखिए एक और उदाहरण यहाँ पर देखते हैं।
मोहन को किए गए 10,000 रुपये के उधार विक्रय को 12,000 रुपये लिख दिया गया। मैंने उसको 10,000 का माल बेचा था और हमने कितना लिख दिया उसको, 12,000। यह भी एक लेखे की अशुद्धि है, जिसका लेखा पुस्तकों में इस प्रकार होगा। मोहन का खाता डेबिट 12,000 और विक्रय खाते से 12,000। ये तो की उसने एंट्री, जबकि इसको होना किस तरह से चाहिए था, इस प्रकार से होना चाहिए था। सही प्रभाव इस प्रकार होना चाहिए था। मोहन का खाता डेबिट होना था 10,000 रुपये से और विक्रय खाते से 10,000 रुपये होना था। अब इसमें एक संशोधन प्रविष्टि की जाएगी। ये तीसरे नंबर पर देखिए, 2,000 रुपये की संशोधन प्रविष्टि इस प्रकार होगी। मोहन का खाता डेबिट होगा 2,000 रुपये से और विक्रय खाता क्रेडिट होगा 2,000 रुपये से। तो ये संशोधन प्रविष्टि इस प्रकार से हो जाएगी। अब एक उदाहरण और देखते हैं। मोहन को 10,000 रुपये की उधार बिक्री की खतौनी राम के खाते में कर दी गई। मतलब ये इसमें क्या, नाम ही बदल दिया उसने। विक्रय किया था मोहन को और खाते में किसका, राम का नाम लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए, अब उसने जो प्रविष्टि की है, राम का खाता डेबिट 10,000 रुपये और विक्रय खाते से 10,000 रुपये, जबकि इसको होना क्या चाहिए था, सही प्रभाव ये है, मोहन का खाता नाम है 10,000 रुपये और विक्रय खाते से 10,000 रुपये। अब इसको सुधारने के लिए हम एक तीसरी एंट्री करेंगे जो इस प्रकार से होगी। मोहन का खाता डेबिट 10,000 रुपये और राम के खाते से 10,000 रुपये। अब देखिए, राम के खाते में जो डेबिट किया था, यहाँ राम के खाते में हमने डेबिट कर दिया था। ये इस 10,000 रुपये को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे तो ये खाता का बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ का प्रभाव, और ये सही जगह पे ये एंट्री चली जाएगी। मोहन का खाता डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपये से। चलिए अब आगे चलते हैं। द्विपक्षीय अशुद्धियों के संशोधन की जो प्रविष्टि है वो कैसे होती है। द्विपक्षीय अशुद्धि वह अशुद्धि होती है जिससे दो खाते प्रभावित होते हैं और इसके संशोधन के लिए एक जर्नल प्रविष्टि करनी होती है। अभी तक हमने एक पक्षीय अशुद्धियां देखी थी, अब ये दो द्विपक्षीय अशुद्धि है जिसका प्रभाव दो पक्षों पर पड़ता है। इसकी कतौनी करने पर अशुद्धि दूर हो जाती है। उदाहरण के लिए, हीरा सिंह से प्राप्त 1,000 रुपये गलती से हरी सिंह के खाते में लिख दिए गए। अब देखिए, यहाँ पर नाम चेंज कर दिया उसने, हरी सिंह, हीरा सिंह की जगह हरी सिंह कर दिया। हो जाता है कभी कभी ऐसा गलती से। तो हीरा सिंह से जो पैसे प्राप्त हुए थे 1,000 रुपये, वो गलती से हरी सिंह के खाते में जमा कर दिए। यह द्विपक्षीय अशुद्धि है क्योंकि इसका प्रभाव हीरा सिंह और हरी सिंह दोनों के खातों पर पड़ रहा है। अतः इसके संशोधन के लिए एक प्रविष्टि की जाएगी। हरी सिंह को डेबिट करेंगे 1,000 रुपये से और हीरा सिंह को क्रेडिट करेंगे 1,000 रुपये से। तो जो हीरा सिंह के खाते में गलती से पैसा चला गया है वो हरी सिंह के खाते में चला जाएगा। और हम पुस्तक में एक नरेशन लिखेंगे, भूलवश हरी सिंह के खाते में जमा रुपए हीरा सिंह के खाते में जमा किए गए। तो आज आपने देख लिया, यहाँ पर तलपट बनाना देख लिया और पुनरावृत्ति में आपने ये अशुद्धियों का संशोधन कैसे किया जाता है वो भी यहाँ पर देखा। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि तलपट खातों के शेषों की सूची है। तलपट बनाने के उद्देश्य क्या हैं? दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का पालन करना, गणित संबंधी शुद्धता की जांच करना, त्रुटियों का पता लगाना, अंतिम खाते तैयार करने के लिए सूचनाएं प्रस्तुत करना। तलपट का हमने प्रारूप भी देखा और तलपट के उदाहरण भी हमने यहाँ पर देखे। अब देखिए, अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं, ये भी हमने देखा, जो तलपट को प्रभावित करती हैं और जो तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं। ऐसी अशुद्धियाँ दो या दो से अधिक खातों में होती हैं। इन्हें संबंधित खातों के सही पक्ष में दर्शाते हुए एक जर्नल प्रविष्टि से संशोधन कर लिया जाता है। और अब देखिए, आपको कुछ गृह कार्य भी यहाँ पर देते हैं। तो ये प्रश्न आप अपनी कॉपी में नोट करके और इनको घर में कीजिए, किताब से देख करके आंसर लिखिए और अपने शिक्षक को भी बताइए। पहला प्रश्न लिखिए, तलपट क्या है और ये क्यों बनाया जाता है। इस स्लाइड के पहले आरंभ में हमने ये बताया हुआ है। दूसरा है, तलपट बनाने की विधियों के नाम बताइए। तीसरा है, तलपट बनाने के क्या उद्देश्य हैं। चौथा है, निम्नांकित शेष राम ट्रेडर्स की पुस्तकों से लिए गए हैं, इनसे 31 मार्च 2018 को तलपट बनाइए। ये एक सवाल है जो कि आपको करना है, जैसा कि हमने तलपट का सवाल किया था शुरू में। तो सवाल की मदें ये हैं, इस प्रकार हैं। रोकड़ हस्ते 2,450, इसको कैश इन हैंड भी बोलते हैं। पूंजी 20,000 रुपये, वेतन 2,000 रुपये, देय बिल अर्थात बिल्स पेएबल 1,600 रुपये, प्रारंभिक स्टॉक
16,000 रुपये, लेनदार 5,000 रुपये, देनदार 23,000 रुपये, अप्राप्त ऋण संचय 500 रुपये, जिसको बैड डेब्ट रिजर्व भी बोलते हैं, प्राप्त बिल अर्थात बिल्स रिसीवेबल 500 रुपये, प्राप्त कमीशन 3,000 रुपये, मजदूरी 850 रुपये, क्रय 10,500 रुपये, विक्रय 25,000 रुपये, क्रय वापसी 200 रुपये, अंतिम स्टॉक 8,000 रुपये। ये एक सवाल है, इसको आपको बनाना है। तलपट, जैसा कि आप जानते हैं कि तलपट बनाते समय आपको ये जो मदें दी गई हैं इनमें इनको आप डेबिट और क्रेडिट में बांट लीजिए। कौन सी मद का डेबिट शेष होता है, कौन सी मद का क्रेडिट शेष होता है, और उसको तलपट के प्रारूप में लिख दीजिए, तो टोटल अपने आप मिल जाएगा। अगर आप गलती करेंगे तो वो गलती को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है, भूल चूक की अशुद्धियाँ क्या होती हैं? क्षतिपूरक अशुद्धियाँ क्या होती हैं? 7वां प्रश्न है, उचंत खाते से क्या आशय है? उचंत खाता अर्थात उद्धृत खाता या सस्पेंस अकाउंट भी इसको बोलते हैं। इससे क्या आशय है? ये प्रश्न जरूर आता है परीक्षा में, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लें। 8वां प्रश्न है, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ क्या होती हैं? और 9वें प्रश्न में फिर एक सवाल है जो कि अशुद्धियों से संबंधित है। अशुद्धियों की जो जर्नल एंट्रीज हमने की थी उसी का ये सवाल है। तो आपको एक बार जर्नल प्रविष्टियाँ करके देखना है अपनी कॉपी में, इससे कि उनको कैसे किया जाता है। पहला है, फर्नीचर के क्रय पर व्यय हुए 500 रुपये क्रय खाते में नामे कर दिए। दूसरा मद है, मरम्मत पर व्यय किए गए 1,000 रुपये भवन खाते में डेबिट कर दिए गए। तीसरा है, निजी व्यय हेतु आहरित 200 रुपये व्यापार व्यय में नामे कर दिए। चौथा है, लिपिक को वेतन 2,000 रुपये उसके व्यक्तिगत खाते में नामे कर दिया। पांचवा है, सोहिल से प्राप्त 100 रुपये गलती से सोहन के खाते में जमा कर दिए। और छठवां है, मशीनरी के विक्रय से प्राप्त 5,000 रुपये विक्रय खाते में लिख दिए।